नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सबने हमारे चैनल पे जीएस पोर्शन में यूपीपी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसके तहत उसके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन और को पढ़ लिया है और इसके साथ साथ सामाजिक सुधार संगठन भी कवर कर लिया है। साथियों, इसके आगे हम लोग आज गांधी युग को पढ़ेंगे, जो कि महात्मा गांधी जी के विषय में उन्होंने क्या किया, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, उनका जन्म कब हुआ था, वह दक्षिण अफ्रीका कब गए, वहाँ से कब आए, कौन सा आंदोलन किया, कौन सा उन्हें उपाधियाँ मिली, किसने दिया, इस सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग अपनी तैयारी में धार बना के रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महज 45 दिन बचे हैं शेष, जो कि आपको 45 दिन के अंदर ही अपनी लड़ाई लड़नी है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं गांधी युग के बारे में क्या है। यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें गांधी जी के पूरा कार्य वर्णन, जिन्होंने कौन सा आंदोलन कहाँ किया था और किस संगठन में कब अनशन किए थे, तो उस सब के बारे में 2 वीडियो में पूरा गांधी युग कवर करेंगे। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं गांधी जी के बारे में। तो यह है गांधी युग, यानी महात्मा गांधी के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, इनका पूरा नाम और जन्म कहाँ हुआ था, ये सब देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वहाँ के लोग इनको प्यार से क्या बुलाते थे? भाई कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? भाई कहकर बुलाते थे। इनके पिताजी जो है करमचंद गांधी, राजकोट शहर में दीवान थे। कहाँ थे? इनके पिताजी जो थे उनका नाम था करमचंद गांधी और वह राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता के जी का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। 1883 ईस्वी में जब ये 14 वर्ष की उम्र में हो गए तो इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। किससे हुआ था? कस्तूरबा बाई से। जब इनका विवाह महात्मा गांधी से हुआ तो इन्होंने गांधी सरनेम को ग्रहण किया। इसके पहले इनका नाम कस्तूरबा बाई था। गुजरात में जैसा कि जानते हैं आप, बेन या बाई, जसोदा बेन और कस्तूरबा बाई, जो महिलाएं हैं उनको बाई या बेन लिखा जाता है। जैसे आनंदी बेन देखते हैं, आप जानते होंगे, यशोदा बेन और ऐसे कस्तूरबा बाई थी। गुजरात में ये सरनेम महिलाओं के लिए है, तो इसको जानते हैं। तो जानते हैं जब 1869 में 1869 में 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक 14 वर्ष बाद इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था और इनके 4 पुत्र थे। कौन? कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिनका नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और यमुनालाल बजाज को ये क्या है? अपना 5वां या दत्तक पुत्र कह लीजिए मानते थे। क्या था? मानते थे? यमुनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे, दत्तक पुत्र, जो कि इनके पुत्र नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी इनको अपना पुत्र के समान ही मानते थे, इसलिए इनको दत्तक पुत्र यमुनालाल बजाज को कहा जाता है और महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1888 में जब इनकी उम्र 19 वर्ष की हो गई तो ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हायर क्वालिफिकेशन को लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी की। क्या किया है उन्होंने? वहाँ पे वकालत की पढ़ाई एलएलबी को पूरी करके क्या बने? वरिष्ठर बने।
और 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह भारत लौटे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किया। वह 1888 ईस्वी में 19 वर्ष की अवस्था में लंदन गए थे। वहाँ पे एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे। और 1891 में उसके बाद उन्होंने बम्बई और गुजरात के राजकोट में अपनी वकालत को शुरू किया। वहाँ पे आगे देखते हैं, एक गुजराती व्यापारी जो था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। आप सोच लीजिए, यहाँ के लोग आजकल जो व्यापार करते हैं अपनी एक दुकान ओपन कर लेते हैं तो उसी में दिन भर व्यस्त रहते थे, लेकिन आप सोचिए जो गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसका केस जो है व्यापार गुजरात दक्षिण अफ्रीका तक चलता था। तो कितना बड़ा व्यापारी हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, एक गुजराती व्यापारी जो है अब्दुल्ला दादा का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, लेकिन जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। रंगभेद मतलब वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे गोरे काले का भेद करते थे। जो भारतीय थे या वहाँ के दक्षिण अफ्रीका रहने वाले थे जो काले थे उनको अछूत मानते थे, बहुत बुरा मानते थे, और गोरा अपने आप का मानते थे, और जो काला होता था उसको भगवान का दिया हुआ मानते थे कि ये भगवान ने इनको श्राप दिया है इसलिए काले हैं। वह ऐसा सोचते थे अंग्रेज लोग। यहाँ पे आगे है जो है, अब देखते हैं 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया गांधी जी ने और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यानी 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वहीं पे अपना सामाजिक कार्य भी किया और वकालत भी शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के में नेटाल क्षेत्र के समीप, क्या है नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। क्या किया गया? पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। और क्योंकि ये प्रथम श्रेणी में भारतीयों कुत्तों का जाना मना है, और कहा गया क्या, प्रथम श्रेणी कोच में, जो प्रथम श्रेणी एसी फर्स्ट कोच का था डिब्बा, उसमें इन्होंने टिकट लिया था और उसमें जा रहे थे। तो वहाँ पे अंग्रेज लोग आए तो कहते हैं कि भारतीयों और कुत्तों को मना है, तो उन्होंने कहा डॉग्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट ईयर एसी रूम, कोच रूम, तो इसलिए उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया, ढकेल दिया गया। तो इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से माफ़ी भी मांगी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और वहाँ की रेलवे बोर्ड के खिलाफ केस कर दिया। उन्होंने कहा जब काले लोगों को या भारतीयों को एसी कोच का बैठने का अलाउ नहीं है, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन एसी कोच, तो उनको टिकट क्यों दिया गया? आपके रेलवे बोर्ड ने टिकट क्यों बेचा? इसके लिए वहाँ के रेलवे बोर्ड ने भी माफ़ी मांगी और ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी जी से माफ़ी मांगी। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग बहुत अचंभित हुए कि वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से माफ़ी मांगी, यानी ये बहुत बड़े वकील हैं और इनका बहुत अलग प्रभाव है। क्योंकि रेलवे बोर्ड ने गलती थी, रेलवे बोर्ड ने गलती की थी तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश रेलवे बोर्ड ने तो माफ़ी मांगी ही और साथ ही यह नियम भी बदल दिया, सबको अलाउ कर दिया, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे भारतीय हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका, चाहे ब्रिटिश, कहीं के लोग, सब लोग अलाउ मतलब ट्रैवल कर सकते थे एसी कोच फर्स्ट में। और वहाँ की सरकार ने भी माफ़ी मांगा। इससे क्या हुआ, गांधी जी का जलवा एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका में बन गया। तो इसके आगे दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी थे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह कब किया और कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा कि महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। फिर आगे देखिए, 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुई और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वे वापस लौट आएंगे।
तो 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए वापस आए और वहां के लोगों से वादा करके आए कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे याद करिएगा, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, आपकी हेल्प के लिए वापस लौट आएंगे और आपका साथ देंगे। जहां भी आंदोलन करने की जरूरत होगी, जहां भी वकालत की जरूरत होगी, जहां अनशन होगी, मैं आपका साथ दूंगा सभी भारतीयों का वहां पे। तो यह करके वापस आ गए। लेकिन ठीक एक वर्ष बाद 1901 में महात्मा गांधी जी भारत आए। 1902 में उन्हें पुनः वापस दक्षिण अफ्रीका वासियों ने बुला लिया कि आइए, हमको आपकी जरूरत है गांधी जी। तो गांधी जी अपना 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। यानी 1902 में वो एक वर्ष बाद फिर से वापस चले गए। आगे देखते हैं 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपना वकालत का दफ्तर खोला, अपनी एक ऑफिस डाली, वहीं से बैठकर वकालत को शुरू किया। इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म की स्थापना की और एक शिल्पकार थे वहां के दक्षिण अफ्रीका में, कालेन वाक की मदद से इन्होंने किया था। तो आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका लिखी? तो इंडियन ओपिनियन। कौन सी? इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। लेकिन इसका प्रकाशन क्या हुआ? उर्दू में नहीं हुआ। क्यों उर्दू में नहीं हुआ? इसलिए, और भी भाषाओं में नहीं हुआ था, लेकिन उर्दू में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय उर्दू की भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अधिकतर कामकाज की भाषा इंग्लिश और उर्दू में ही हुआ करते थे, दो भाषाएं थी। तो किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। आगे देखते हैं, उन्नीस सौ 6 में आजीवन इन्होंने ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया। महात्मा गांधी ने एक प्रण लिया कि मैं अब से आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। आगे एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान का आरंभ किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान को आरंभ किया और 1907 में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था 1907 ईस्वी में कि जो भारतीय हैं या अन्य एशियाई लोग हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो माने जाएंगे कि वो भारतीय हैं और तभी उनको सुविधा दी जाएगी जो भी है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जा रही है। तो उसके विरुद्ध वह नियम तो बना दिए, जब भारतीय रजिस्ट्रेशन करने जाते थे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। खुद नियम बनाया और खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इन लोगों को प्रताड़ित किया जाए, भारतीयों को। जब भारतीय प्रताड़ित होंगे रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और उनको कोई सुविधा भी नहीं दिया जाएगा। जब सुविधा की मांग होगी तो कहेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप भारतीय नहीं हैं। उसमें तो उसके खिलाफ गांधी जी ने किया 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, जो कानून था भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के लिए जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह को शुरू किया था। आगे देखते हैं, 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम कारावास दंड आंदोलन जारी रहा। 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। जो भी पंजीकरण हुआ था रजिस्ट्रेशन भारतीयों का, उनको द्वितीय सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी द्वारा जलवा दिया गया था। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। महात्मा गांधी जेल कब गए? तो 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए, वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी सबसे पहले जेल कब और कहाँ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
कि महात्मा गांधी जी 1908 ईस्वी में पहली बार जेल गए, वो भी दक्षिण अफ्रीका में, जब वह ब्लैक एक्ट का विरोध कर रहे थे। उस समय सत्याग्रह आंदोलन जारी किए थे। तब जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी, क्या है, जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। जब वह दक्षिण अफ्रीका से 1909 में वापस आ रहे थे तो उन्होंने जहाज में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज का नामक पुस्तक लिखी थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और एक पत्र लिखा था। वो पत्र का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी हमने बताया है। और आगे देखते हैं। मई 1910 में, क्या, मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी गांधी जी ने। मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की गांधी जी ने, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के निकट एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था 1910 में, जो कि इस समय उसको गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। 1913 ईस्वी में रंगभेद दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह को गांधी जी ने जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। किसने का नेतृत्व किया? द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, जानते हैं आप लोग? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। मुलाकात हुई तो वो भी वहां पे वकालत कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो वहीं से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने, गांधी जी ने उनको अपना गुरु माना। किसको अपना गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना। क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आंसर गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आगे देखिए। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉय से मिली। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉय से मिली। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एक बार कि महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली, कौन से विद्वान से मिली और वह कहाँ का निवासी था? तो वह रसिया का निवासी था और उस विद्वान का नाम था लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम था? लियो टॉल्स्टॉय से मिली। आगे देखते हैं। इन्हीं से महात्मा गांधी ने सर्वाधिक प्रभावित थे। क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो वो एक रशियन विद्वान थे, रूसी विद्वान थे, उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। इससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी की भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल शुरू किए उसकी प्रेरणा उन्होंने जर्मन विद्वान एक रस्किन थे, उन्हीं से मिलने के बाद उनको मिली। आगे देखते हैं। महादेव देसाई जो गांधी जी के सलाहकार सचिव थे, वो अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा का गांधी का सहयोगी था। जो अमेरिकी एक पत्रकार था मिलर, वो महात्मा गांधी जी का सहयोगी था। वो महात्मा गांधी जी से पूछा करता था क्या खबर छापनी, जैसे कोई धरना दिए या अनशन किया उन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ, तो गांधी जी से पूछा करता था कि अखबार में क्या छापना है और गांधी जी जो बता देते वो छापता था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी को मिली उपाधियां। महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो महात्मा गांधी की उपाधियां देखते हैं। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। क्या कहा?
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो गांधी जी ने भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा दिया, और गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, कहा जाता था कि ये जिस सबको लोग बुला बुला के सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे और सेना में भर्ती करा देते थे, और उनको ये आश्वासन अंग्रेजों ने दिया था गांधी जी को कि हमारा युद्ध में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो हम इनको आज़ादी देंगे। इसलिए गांधी जी लोगों को प्रेरित करते थे कि आप हम लोग को आज़ादी मिलेगी और आप सेना में भर्ती होइए, भारतीयों के लिए लड़िए। आगे देखते हैं, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ये हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर ये हिंद की उपाधि दी। तो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दो उपाधि आपने अभी पढ़ी, एक सार्जेंट सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से देखा आपने, और दूसरा कैसर ये हिंद कि कैसर ये हिंद, हिंदुस्तान का कैसर क्या अंग्रेजों ने कहा। आगे देखते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था नील की खेती के लिए, तो वहाँ पे सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ जी ने क्या कहा, महात्मा कहा, महात्मा की उपाधि। एक चंपारण में बिहार के एक IAS अधिकारी था, उस समय सिविल अधिकारी था, कलेक्टर था उस वहाँ का चंपारण का। तो चंपारण के किसानों से जबरदस्ती दबाव डालकर खेती कराता था। वो बोलता था 3/20 हिस्से पे हम नील की खेती करेंगे, अगर नहीं करने पर उन लोगों को मारता पीटता भी था। तो वो क्या हुआ, वहां पे ज्यादा पीड़ित हुआ। क्या नाम उनका, शुक्ला के आमंत्रण पर उन्होंने राजकुमार शुक्ला जी जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने चंपारण के किसानों की मदद के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया, और गांधी जी वहां आए और अनशन पर बैठे, कलेक्टर के आवास के सामने बैठे, और लोग वहां से डरते थे उसको देख के कि अंग्रेज मारेंगे बहुत, लेकिन गांधी जी हिम्मत दिखाए बैठे, लेकिन उनके साथ लोग बैठे नहीं। एक दिन वो आया, पूछा क्या है, तो अंग्रेजी में गांधी जी ने उससे बात किया काफ़ी देर, और वो अंदर चला गया, और गांधी जी वहीं बैठे रहे। फिर वहाँ के लोग जो थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी ने अंग्रेजी में कोई मंत्र मारा है, झाड़ा है, जैसे झाड़ते फूकते नहीं है, मंत्र फूंक दिया, और अंग्रेज जो कलेक्टर था उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो लोग धीरे धीरे, कुछ लोग बैठे, लेकिन डर के कारण ऐसे बैठे रहते थे कि कहीं इस मुद्रा में बैठे थे कि अगर आगे मार भी पड़ने लगी तो भाग लेंगे अपना। तो वो 2 दिन बैठे रहे, 3 दिन ऐसे। फिर जब उसने कुछ नहीं बोला तो काफी लोग, पूरे गांव के लोग आके बैठ गए एक साथ गांधी जी के सपोर्ट में। तो एक हफ्ते बाद लगभग जो कलेक्टर था वहां का, वो आया और महात्मा गांधी जिससे वादा किया, और उन्होंने जो यह 3 कठिया पद्धति था उसको समाप्त करने की घोषणा की। इस तरह वहां के लोगों को 3 कठिया पद्धति से छुटकारा महात्मा गांधी जी ने दिलाया था। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। बापू इनको किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, क्वेश्चन बन सकता है। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी राष्ट्र के पिता हैं, इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल, कौन था, विंस्टन चर्चिल जी ने क्या कह लीजिए या जो भी कहिए आप, विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा, अर्धनग्न फकीर का, क्योंकि गांधी जी एक ही कपड़ा पहनते थे, इसलिए उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया, कहा। फिर आगे देखते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। किसने कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी चाहे जिस आंदोलन में बैठते थे वह आंदोलन सफल होता था, इसलिए इन्होंने इनको उसने जादूगर की उपाधि दिया।
वो कुछ लोग कहने लगे कि ये जादूगर है, लोगों को मंत्र मारता है और लोग इसकी बातों में मोहित हो जाते हैं और जो ये चाहता है वही करने लगते हैं। और खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। एक संस्था थी बिहार में, खुदाई खिदमतगार, क्या था, खुदाई खिदमतगार ने गांधी जी को मंगल बाबा की भी उपाधि दी। कहा कि मंगल बाबा हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, जादू टोना वही हैं, और लोगों को झाड़ फूक करके अपने बस में कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल बाद कोई ऐसा हो सकता है, विश्वास करे, शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला कोई ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पे था जो अंग्रेजों को अपने आगे झुका देता था। अंग्रेज लोग गांधी जी की हर बातों के आगे झुकते थे, क्योंकि गांधी जी विद्वान थे, बैरिस्टर थे, इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी, इनको काफ़ी ज्ञान था। आगे देखते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कब वापस आए भारत? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे, जिस कारण भारत में आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस कारण भारत में आज भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस में क्या होता है? जो भारत के निवासी हो लेकिन जाके विदेश में रहते हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रवासी भारतीय बोला जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, तभी से भारत में प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो हमारे प्रवासी लोग हैं, उन लोगों से 9 जनवरी को मुलाकात करते हैं, उन लोगों से भी बोलते हैं भाई कि हमारे देश के बारे में आप सोचिए, अपने देश का विकास कराइए, जो दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में एक आश्रम स्थापित किया है, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे तो इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको एक राय दी थी कि जाते ही भारत में तुरंत आंदोलन मत करने लगना, वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ के सिस्टम को समझना, तब आंदोलन करना, 1-2 साल समय देना। तो गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और वह 1916 तक शांति से बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, यहाँ के लोग समझते हैं और 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना भी करते हैं। इस आश्रम के लिए धन जो है अम्बालाल साराभाई ने दिया था। किसने दिया था? साबरमती आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया जो हृदय कुंज कहलाता था, महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज के नाम से कौन है? साबरमती आश्रम को कहा जाता है। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1916 में महात्मा गांधी जी ने लखनऊ के अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने पहला किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया भाग? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो जो साबरमती आश्रम के लिए धन दिया था अम्बालाल साराभाई ने दिया था और उसे क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहा जाता। और 1916 में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी का पहला भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होना था 1916 के लखनऊ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? प्रथम अधिवेशन कौन से अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। आगे देखते हैं। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को
चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। जो अभी हमने कहानी बताई थी तिनकटिया पद्धत के बारे में। तिनकटिया पद्धत क्या था, जो 3/20 हिस्से में वहाँ के चंपारण के लोगों को नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। आपको मैंने भी कहानी के माध्यम से बताया है। तो 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे, किसके साथ? राजेंद्र प्रसाद जी के साथ और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे और वहां पे जो सत्याग्रह किया वह भी सफल रहा और अंग्रेज ने तिनकटिया पद्धत समाप्त कर दिया उन गांधी जी के सत्याग्रह के बाद। यह आंदोलन निलहे जमींदारों के विरुद्ध था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। जो तिनकटिया पद्धत थी, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन कह लीजिए, और उसकी सफलता के बाद में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को बहुत आसान भाषा में आस्ते आस्ते मतलब आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप लोग बोर भी ना हो। कहानी भी बीच में थोड़ा गांधी जी से रिलेट करके जो भी ले रहा हूँ। और साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों, आगे देखते हैं गांधी जी ने क्या किया था। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों को बड़े बड़े टैक्स को माफ कराया। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक एक वर्ष बाद 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और जो अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था भारतीयों से, उसको माफ कराया, जिससे गांधी जी के प्रति और किसानों का और विश्वास बढ़ गया। गांधी जी का जो है विश्वास, गांधी जी के प्रति विश्वास किसानों का और अधिक बढ़ गया। गांधी जी को किसान लोग क्या देवता के रूप में मानने लगे थे कि जो गांधी जी चाहते हैं वह अंग्रेज लोग तुरंत कर देते हैं। गांधी जी एक जादूगर हैं और या अंग्रेजों को अपने आगे झुका लेते हैं। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। जो वहाँ के मिल मजदूर थे उनके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की। तो क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो आपका आंसर होगा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में किया था। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। कौन कौन से थे? पहला सत्याग्रह कहते थे, फिर भूख हड़ताल, फिर बहिष्कार और हड़ताल। पहला क्या था? अकेले सत्याग्रह करते थे, भूख हड़ताल भी किए, बहिष्कार और हड़ताल। तो आपने देखा महात्मा गांधी के जो आंदोलन के 4 चरण थे उसमें से पहला क्या था? सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल। तो ये आपने देखा इसको। फिर आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में? रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या है और क्या हुआ था। तो रॉलेट एक्ट साथियों, यह 19 मार्च 1919 की घटना है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून भी कहा जाता है। आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में क्या क्या है। तो साथियों, रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 को आया था। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए जो सिडनी रोलेट ने, एक अंग्रेज अधिकारी था सिडनी रोलेट, उसने एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन एक्ट लाया। कौन सा लाया? ये एनार्किकल और रिवॉल्यूटरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि पुलिस जिसको भी चाहे उठा के अंदर कर सकती थी, बंद कर देती थी। जो भी आंदोलन करे उसको उठा के बंद कर दो, कोई आंदोलनकारी बची नहीं। सभी आंदोलनकारियों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी विरोध में इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था, इसको काला कानून भी कहा जाता है। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो एक आंदोलन किया। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने
कर मत दो एक आंदोलन किया, जब कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। जबकि कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। तो आप लोग जानते हैं 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो एक आंदोलन किया, और कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। आगे देखते हैं 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था। किसके द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था? गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था। और 8 अप्रैल को 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत में गांधी जी को सबसे पहले गिरफ्तार कब किया गया? यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इस सत्याग्रह का जो केंद्र था पंजाब था। इस सत्याग्रह का केंद्र क्या था? पंजाब था। आगे देखते हैं रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया, और इसे दलील बिना, अपील बिना और बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। क्या कहा गया? बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इसे काला कानून क्या कहा? गांधी जी ने इसको क्या कहा? काला कानून। इस कानून के तहत पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट कानून के तहत सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें शक के आधार पर पुलिस किसी को भी उठा लेती थी, जो चाहे आंदोलन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी और जेल में डाल देती थी। तो आपने यह देखा। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे और कंटिन्यू करूँगा। आगे इसी वीडियो के तहत देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन और स्वराज दल, सभी को कवर किया जाएगा अगले वीडियो में। तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ आप जुड़े, और अपने सभी साथियों को हमारा चैनल शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों को, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके, सब लोग पढ़ सकें, सभी का चयन हो आपके साथ साथ। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जैसा लगता है आप लोग कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।